हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड दिस इज योर पार्ट 3। ठीक है, ये आपका अप्रैल का पार्ट 3 है। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 2, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2024 द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज रेज्ड $1 million फ्रॉम फॉरेन मार्केट टू फंड ओवरसीज बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, तो ओवरसीज बिजनेस ग्रोथ को फंड करने के लिए यहाँ पे यूबीआई जो है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने $500 million जो है रेज किए हैं। ठीक है, क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अब ये जो फंड था ये अरेंज किसने किया था? दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर ने। ठीक है, अब दो ट्रेंचेस में ये जो फंड है वो दिया जाना था। एक आपका ऑलरेडी दिया जा चुका है 100 मिलियन का, सेकेंड जो ट्रेंच है ये आपका रहेगा $400 million का। ठीक है, अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो एमडी एंड सीईओ इसके हैं ए मनी मिखलाई। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली इन अप्रैल रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर द पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रिसेंटली इन मंथ ऑफ अप्रैल जो है अप्रूवल मिला है? किस चीज के लिए? पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस का बेसिकली अप्रूवल दिया गया है आरबीआई से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेयू को ये लाइसेंस मिला है। फाइन, अब पेयू जो है ऑनबोर्ड कर सकता है न्यू मर्चेंट्स, ऑफर कर सकता है इनको सीमलेस डिजिटल पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, साथ में ही आपको नोट करना है, अभी कुछ टाइम पहले ही पेयू ने जो है पार्टनरशिप की थी पेपाल के साथ। ठीक है, किसके साथ की थी? पेपाल के साथ, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है फॉर इंडियन मर्चेंट्स इसको एनहांस किया जा सके, इसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, नाउ पेयू की बात करें, पेयू इंडिया की, तो इसके सीईओ है कौन है? इनका नाम है अनिर्बन मुखर्जी एंड चेयरमैन है रेणु सूद कर्नाड। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको नोट करना है इन मंथ ऑफ अप्रैल कितनी कंपनीज को जो है लाइसेंस दिया गया है टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज CMAS पे, बोकू, ग्रोपे, अनलिमिट एंड वर्ल्ड लाइन। तो इन सबको यहाँ पे इन मंथ ऑफ अप्रैल लाइसेंस दिया गया था। ठीक है, अप्रूव किया गया था आरबीआई से। नेक्स्ट है, नेम द बैंक दैट हैज रीअपॉइंटेड अमिताभ सिंह चौधरी एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये आपके एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ थे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनको ही रीअपॉइंट किया गया है एक्सिस बैंक का आपका एमडी एंड सीईओ। फाइन, इनका जो टेन्योर है ये आपका 3 साल का रखा गया है, 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, जो स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2025 से। क्लियर है। इनके साथ साथ मीना गणेश एंड गोपाला रमन पद्मभान जो है, इनको जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, इनका भी एक्सटेंशन किया गया है 4 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज डायरेक्शन 2024। तो अभी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए मास्टर डायरेक्शन रिलीज किए गए थे इन मंथ ऑफ अप्रैल, उसी के बारे में क्वेश्चन है आपका। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एज पर द डायरेक्शन जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है बाय 31 मार्च 2024 टू रीच मिनिमम नेट ओन फंड ऑफ ₹2 करोड़ एंड ₹3 करोड़ बाय 31 मार्च 2026। ठीक है, नेक्स्ट है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका मनी मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या कमर्शियल पेपर्स विद अ रेटिंग ऑफ AA और अ हायर बाय द एलिजिबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? एज पर द डायरेक्शन एवरी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मस्ट मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ एटलीस्ट 15% ऑफ इट्स टोटल रिस्क वेटेज असेट। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं आपके रिगार्डिंग दिस मास्टर डायरेक्शंस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा पहले जानते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो बेसिकली बैड एसेट या नॉन परफॉर्मिंग असेट को खरीदता है, या आप बोल सकते हो बाय करता है फ्रॉम बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। क्लियर है। ठीक है, नाउ दिस अलाउज द बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन टू क्लीन अप देयर बैलेंस शीट्स। ये क्लियर है। अब इसकी शुरुआत जो है आपकी की गई थी, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। ठीक है, इसे रजिस्टर किया गया था आरबीआई अंडर द सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ठीक है, इसके
ये क्लियर हुआ। नाउ अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप ले लो NARCL, ठीक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया, इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी, ये इसके एग्जाम्पल है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के। क्लियर है। नाउ अब बाकी इस पे डिटेल में जाते हैं डायरेक्शंस की। तो सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे रिसेंटली जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, इनकी जो मिनिमम कैपिटल थी वो आपकी बढ़ा दी गई है, 100 करोड़ से ये कर दी गई है 300 करोड़, ठीक है। प्रीवियसली इट वाज 100 करोड़ एंड नाउ इट इज मिनिमम कैपिटल ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज 300 करोड़। क्लियर है। एग्जिस्टिंग जो ARCs हैं उनको यहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड ग्रांट किया गया है कि वो अपना न्यू मिनिमम नेट ओन फंड जो है वो बेसिकली आपका अचीव कर सकते हैं, ठीक है, बाय 31 मार्च 2026, ठीक है, 300 करोड़ का जो दिया गया है। फाइन। नाउ नेक्स्ट है ARCs must ensure minimum capital of ₹200 करोड़ by 31 मार्च 2024। तो 31 मार्च 2024 तक क्या बोला था, इंश्योर करें मिनिमम कैपिटल 200 करोड़ की, ठीक है। अगर ये इस चीज में फेल होते हैं तो सुपरवाइजरी एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा, ये ऐसा बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी एज रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो यहाँ पे जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है विद अ मिनिमम NOF, ठीक है, विद अ मिनिमम NOF ऑफ ₹1000 crore are permitted to act as a resolution applicant in a asset resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जो ARCs हैं उनको अलाउ किया गया है कि ये डिप्लॉय कर सकते हैं अपना फंड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिट्स विद शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, SIDBI, NABARD या फिर आपके जो सेंट्रल बैंक हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशनली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे अभी हमने पढ़ा था मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, इन सब में। क्लियर है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, हाउएवर देयर इज अ कैप ऑफ 10% ऑफ NOF ऑन द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन सच शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अदर की पॉइंट्स की, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, एवरी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मस्ट मेंटेन अ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ एटलीस्ट 15% ऑफ इट्स टोटल रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, बिफोर स्टार्टिंग द सिक्योरिटाइजेशन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, जो ARCs हैं दे मस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द RBI अंडर द सेक्शन 3 ऑफ SARFAESI एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ARC मस्ट कमेंस ऑपरेशन विद इन 6 months ऑफ रिसीविंग द COR सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये क्लियर है। नाउ RBI में ग्रांट एन एक्सटेंशन ऑफ अप टू 12 months अपॉन एप्लीकेशन फ्रॉम द ARCs। Now section 45IA, 45IB, 45IC of RBI Act 1934 do not apply on ARCs, asset reconstruction companies registered with Reserve Bank under the section 3 of SARFAESI Act, ठीक है। Within 90 days of receiving the certificate of registration, जो ARCs हैं every ARCs must develop a board approved financial asset acquisition policy। तो ये सब यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा ARC should also establish a policy for financial asset realization, ensuring that the realization period जो है वो आपका exceed नहीं करना चाहिए, it does not exceed 5 years from the acquisition date, ठीक है। इसके अलावा RBI यहाँ पे ARCs जो हैं इनको RBI का अप्रूवल लेना है अपॉइंटमेंट या रिअपॉइंटमेंट करने से पहले डायरेक्टर्स का, मैनेजिंग डायरेक्टर या CEOs का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल हरदयाल प्रसाद वाज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ अ सेरी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, जो बेसिकली मैनेज कौन करता है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इसे जो है मैनेज करती है, ठीक है। अर्लियर ही सर्व्ड एज MD एंड CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसिंग फाइनेंस बैंक। तो रिसेंटली यहाँ पे जो SIFL है इन्होंने MD एंड CEO अपॉइंट किया है हरदयाल प्रसाद जी को, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो इनके प्रीवियसली कहाँ पे काम करते थे, ठीक है, MD एज MD एंड CEO, तो इन्होंने जो है सर्व किया है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में एज MD एंड CEO, ठीक है। इसके अलावा ये SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज में भी MD एंड CEO रह चुके हैं। फाइन। नेक्स्ट है, which among the following organization partnered with the Reserve Bank Innovation Hub RBIH to fast track digital agri lending, ठीक है। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर लोन है उसको जल्दी जो है फार्मर्स को दिया जाए, इसके लिए यहाँ पे पार्टनरशिप की है नाबार्ड ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। फाइन। अब जो एग्रीमेंट है इसे साइन किया था शाजी केवी ने जो चेयरमैन है नाबार्ड के, और राजेश बंसल ने जो CEO है आपके रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के, ठीक है। नाउ
द कोलैबोरेशन विल सिंप्लीफाई द लोन प्रोसेस। क्यों किया गया है? लोन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए और जो टर्न अराउंड टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए। पहले ये 3 से 4 वीक्स लगते थे, तो अब ये जल्दी ही विदिन 5 मिनट्स जो है ये लोन आप जो है फार्मर को सेंक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है, फॉर द 12 करोड़ फार्मर्स इन द इंडिया, ठीक है। नाउ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटक में, एंड 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे की पॉइंट्स देखेंगे हम। पहला की पॉइंट क्या बोल रहा है? एज पर द अग्रीमेंट नाबार्ड विल इंटीग्रेट, नाबार्ड इंटीग्रेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड लोन ओरिजिनेशन सिस्टम पोर्टल को किसके साथ? जो RBIH का पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म है फॉर द फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ठीक है, PTFPC के साथ। PTPFC जो प्लेटफॉर्म है RBIH का, इसका और जो नाबार्ड का EKCC प्लेटफॉर्म है, इनको इंटीग्रेट करने की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। अब PTPFC जो है इसकी बात करें तो इसे डेवलप किया है आपका रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने 2023 में से लॉन्च किया था, ठीक है। इसका यहाँ पे बेसिकली इसके साथ इंटीग्रेशन क्यों किया जा रहा है? बिकॉज इट हैज सीन द इम्प्लीमेंटेशन इन ओवर 10 states by making land records digitally available and it to provide a seamless flow of credit information for lenders, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे इस डेटा की मदद से काफ़ी फायदा होएगा नाबार्ड को, ठीक है। इजीली वो यहाँ पे डेटा जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन बेसिकली उसके लिए यहाँ पे डेटा जो है वो गैदर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहे हैं? द इंटीग्रेशन विल हेल्प 35 डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड 43 रीजनल रूरल बैंक्स RRBs टू गिव एक्सेस टू वेरियस रेंज ऑफ सर्विसेज। जैसे इसमें आ जाता है आपका डिजिटल स्टेट लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, सैटेलाइट डेटा, नो योर कस्टमर, KYC, ठीक है, क्रेडिट हिस्ट्री एंड ट्रांसलिटरेशन फॉर इफेक्टिव क्रेडिट अंडरराइटिंग, ठीक है। ना इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनिशियल फेज में या पायलट फेज में जो इम्प्लीमेंटेशन है ये आपका सेलेक्टेड RRBs जो हैं वो करेंगे, ठीक है। इनके साथ पार्टनरशिप की गई है कर्नाटका ग्रामीण बैंक के साथ, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक्स इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। इनके साथ पार्टनरशिप की गई है पायलट फेज के लिए, फाइन। Its main objective is to expand digital lending platform to cover 5 crore Kisan credit card loans across all cooperative banks and RRBs in India, ठीक है। Next है name the credit card provider that has launched its first travel focused credit card with the 3 variants। तो यहाँ पे 3 वेरिएंट ट्रैवल कार्ड के जो है लॉन्च किए गए हैं। किसने लॉन्च किए हैं? SBI ने, ठीक है, SBI कार्ड ने इसे लॉन्च किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E। अब SBI कार्ड जो है ये जॉइंट वेंचर है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और JE कैपिटल का, ठीक है, SBI एंड JE कैपिटल का ये जो है आपका जॉइंट वेंचर है, तो ये ध्यान में रखना है। अब कौन से 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए थे? SBI कार्ड माइल्स एलीट, ठीक है, SBI कार्ड माइल्स प्राइम एंड SBI कार्ड माइल्स। तो ये 3 वेरिएंट यहाँ पे जो है लॉन्च किए गए थे। नाउ अब जो कार्ड है ये आपका मास्टर कार्ड और रुपे नेटवर्क दोनों पे अवेलेबल है, फाइन। नाउ SBI कार्ड की बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO हैं अभिजीत चक्रवर्ती। इसे 1998 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? गुरुग्राम हरियाणा में, फाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों कार्ड। Now next question है which company has received SEBI approval to launch India's first Nifty non-cyclical consumer index fund। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिससे बेसिकली SEBI का अप्रूवल मिला है लॉन्च करने के लिए इंडिया का फर्स्ट निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ग्रो म्यूचुअल फंड। कौन सी कंपनी है? ग्रो म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब जो ये ओपन एंडेड स्कीम है इसको ये बेसिकली आपकी लॉन्च की गई थी इन मंथ ऑफ मे एंड इट इज मैनेज बाय द अभिषेक जैन and benchmarked against the Nifty non-cyclical consumer index total return index, ठीक है, which is comprising of top 30 stocks from the sectors जैसे consumer goods हो गया, services, telecom, textile, etc, ठीक है। ग्रो म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसके आपके को-फाउंडर एंड CEO हैं ललित केसरी, ठीक है। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2017 में, क्लियर है। Now next is which company has launched India's first upgradable automated teller machine, that is upgradable ATM, ठीक है। तो कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है? इस कंपनी का नाम है हिताची पेमेंट सर्विसेज जो आपकी सब्सिडी है हिताची लिमिटेड की, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे बेसिकली जो इन्होंने यहाँ पे आप राइट साइड में इमेज देख रहे हो, ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हो कि एक आपका कैश डिपॉजिट का जो है सेक्शन बनाया गया है और दूसरा आपका जो है ये सेक्शन है जहाँ से आप अमाउंट
अपनी विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे फंक्शंस अवेलेबल कराए गए हैं, इसी वजह से इसे अपग्रेडेबल एटीएम बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग से कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं है जो पैसे कलेक्ट करती हो। फाइन। Now next question है, which among the following organization recently in April signed MOU with the Rashtriya Ispat Nigam Limited for the supply of a 9 lakh metric ton of limestone? ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ MOU साइन हुआ है? आंसर आपका हो जाएगा इट इज NTPC लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? इट इज NTPC लिमिटेड। अब यहाँ पे इस अग्रीमेंट के तहत, इस MOU के तहत 9 लाख मेट्रिक टन ऑफ लाइमस्टोन जो RINL है ये सप्लाई करेगी NTPC को। ठीक है, इसके यूनिट्स को अक्रॉस इंडिया फॉर 5 years। ठीक है, नाउ लाइमस्टोन की यहाँ पे बात हो रही है, तो लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज किया जाता है किस चीज के लिए? फॉर द फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन सिस्टम के लिए, दैट इज बीइंग इंस्टॉल्ड एज अ कोल बेस्ड थर्मल प्लांट ऑफ NTPC। किस चीज के लिए? फॉर द रिडक्शन ऑफ अ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। फाइन। नाउ सिग्नेटरीज कौन थे? इनका नाम है सुरिंदर पाल सिंह विरिक जो चीफ जनरल मैनेजर हैं आपके कॉर्पोरेट सेंटर फ्यूल मैनेजमेंट ऑफ NTPC, एंड रजत एच जो जनरल मैनेजर हैं मार्केटिंग में ऑफ RINL। ठीक है, now question says in April 2024 the RBI has announced -% interest rate on a floating rate saving bond 2034। ठीक है, तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ अप्रैल RBI ने अनाउंस किया था इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2034 के लिए। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं आपके जो इशू कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे इशू करता है, जो मैच्योर होगा 2034 में। ठीक है, इसका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अनाउंस किया गया है विच इज 8%। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये स्टार्ट हो गया था आपका 30th ऑफ अप्रैल से, एंड ये चलेगा आपका इंटरेस्ट रेट टिल दी 29th अक्टूबर। क्लियर है? नाउ फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड की बात करें तो ये वेरिएबल रेट बॉन्ड होता है जिसके एवरी 6 मंथ में, ठीक है, हर 6 मंथ में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज होता है आपका। ठीक है, इंटरेस्ट आपको सेमी एनुअली यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, मेच्योरिटी रहती है इसकी 7 years की, एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो यहाँ रखा गया है इस बॉन्ड के लिए ये है आपका 1000 रुपीज, और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। आई होप ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गो ब्रिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और BRiskPay secured an investment of $million in a seed funding round from PayU। ठीक है, तो इन मंथ ऑफ अप्रैल जो ग्रो ब्रिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है इन्होंने यहाँ पे $5 million की फंडिंग एक्वायर की है, रिसीव की है फ्रॉम दी PayU। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे जो फंडिंग इन्होंने इनके पास रिसीव हुई है, इससे ये क्या करने वाले हैं? ये अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एनहांस करेंगे। ठीक है, इनकी टीम को एक्सपैंड करेंगे, एंड इट विल इनेबल मोर इंडियन बिजनेस विद अ सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ठीक है, अब जो BRiskPay है, BRiskPay, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, एंड इट इज अ मुंबई बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इनकी फाउंडिंग टीम की बात करें तो यहाँ पे इसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो इंदुनाथ चौधरी हैं, एंड संजय त्रिपाठी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड नीलेश पाठक जो चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। ये इनकी फाउंडिंग टीम है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ हितेश कुमार सेठिया एज MD and CEO ऑफ विच फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके MD and CEO हितेश कुमार सेठी अपॉइंट किए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है इन्होंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट तो किया है, बट इनका जो आपका टेन्योर है ये आपका कब से इफेक्ट में आ रहा है? इट इज़ फ्रॉम दी 15 नवंबर 2023, और 3 साल के लिए इनका जो है अपॉइंटमेंट किया गया है। क्लियर है? नाउ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो इसके इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? इनका नाम है कुंदापुर वमन कमात, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2023, 25 जुलाई 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, next question here, the RBI recently in April cancelled the certificate of registration of which among the following NBFC for irregular lending practices। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका NBFC है जिसे इन मंथ ऑफ अप्रैल जिसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है RBI ने क्योंकि इरेगुलर लेंडिंग प्रैक्टिस इनकी चल रही थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, एस मनी इज द राइट आंसर। एस मनी इंडिया लिमिटेड का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है। अब इसके तहत जो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इट इज बार्ड फ्रॉम ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस ऑफ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज NBFI which is defined in a clause section 45I of a RBI Act 1934।
क्लियर है। नाउ अब जो एस मनी है, एस मनी की शुरुआत की गई थी आपकी 2016 में, ठीक है, एंड इसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरबीआई ने दिया था टू वर्क एज अ टू ऑपरेट एज अ एनबीएफसी इन द ईयर 2017, ठीक है। तो ईयर आपको पूछा सकता है कि कब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द डेटा रिलीज बाय द आरबीआई द क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग इंक्रीज बाय -% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू रुपीज 18.26 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो रिसेंटली आरबीआई ने एक डेटा रिलीज किया था जिसमें उन्होंने बताया कि जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% जो है इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एंड ये कितना हो गया है, 18.26 ट्रिलियन हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। क्लियर है। अब यही चीज फाइनेंशियल ईयर 2023 की अगर बात करें तो ये आपकी नियरली थी 14 ट्रिलियन के आसपास, ठीक है। Whereas in March 2024 क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग आपकी इंक्रीज हुई थी 10.07% से, एंड इट वाज रुपीज 1.64 ट्रिलियन। और इस डेटा में यहाँ पे जो डेटा रिलीज किया था आरबीआई ने, एज पर दैट डेटा जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है, इसमें टॉप फोर क्रेडिट कार्ड इशूअर कौन कौन थे, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज which private bank has partnership with ANQ Finance to launch Pi and Fi co-branded credit cards। तो ये दो जो co-branded credit cards हैं, ये कौन से बैंक की पार्टनरशिप के साथ जो है लॉन्च किए गए हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा येस बैंक, ठीक है। येस बैंक और ANQ फाइनेंस की पार्टनरशिप हुई है इन को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए। क्लियर है। अब जो पहला कार्ड है आपका येस बैंक ANQ पाई क्रेडिट कार्ड, इसमें ये आपका डिजिटली ओनली कार्ड है, ठीक है, फॉर सीमलेस क्रेडिट ऑन दी यूपीआई और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। वेयरस जो दूसरा कार्ड है आपका, ये फिजिकल कार्ड है और ये डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल परचेजेस पे काम आएगा आपके, ठीक है। नाउ येस बैंक की बात करें तो एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। स्टैब्लिश किया गया था इसे 2004 में, एंड इट्स टैगलाइन इज लाइफ को बनाओ रिच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी और कंपनीज रिसेंटली इन अप्रैल रिसीव्ड द लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो इनमें से कौन सी कंपनी या कंपनीज हैं जिन्हें पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है आरबीआई से। तो आंसर आपका हो जाएगा, एक तो वर्ल्ड लाइन है, ठीक है, दूसरी है ग्रो पे, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया जो है, ये बेसिकली इसको और ग्रो पे को जो आपका आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया है, ये दिया गया है अंडर द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत, ठीक है। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया के सीईओ है रमेश नरसिम्हन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ग्रो पे की बात करें तो इसके सीईओ है आपके ललित केशरी, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन। Now next question है, name the company that has signed an MOU with Norway's Ocean Sun to implement floating solar energy technology in India। तो आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज जो NHPC लिमिटेड है, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस कंपनी ने यहाँ पे MOU साइन किया है नॉर्वे की ओशन सन के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी इंडिया में। अब NHPC लिमिटेड की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका जो है लोकेटेड है फरीदाबाद हरियाणा में, और इसका करंट डायरेक्टर है राजेंद्र प्रसाद गोयल, ठीक है। नेक्स्ट है, एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक एजिंग वेल इन एशिया एशियन डेवलपमेंट policy report, which among the following country has the lowest health insurance coverage among older people standing at only 21%। तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में जो है सबसे कम, सबसे लोएस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देखा गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ इंडिया, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ जो साउथ कोरिया एंड थाईलैंड है, इन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो ये ध्यान में रखना है। इसके साथ और क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई थी इस रिपोर्ट में, द एजिंग पॉपुलेशन इन एशिया एंड पैसिफिक, ये आपकी लगभग डबल हो जाएगी, ठीक है, नियरली डबल हो जाएगी 2050 तक टू 1.2 बिलियन, और 25.2% ऑफ द रीजनल पॉपुलेशन फ्रॉम 13.5% इन 2022। इसके अलावा यहाँ पे क्या बताया गया है, जो न्यू फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, इट शोज द शेयर ऑफ फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नियर ओल्ड पीपल आर हाई। ये 86% देखा गया है जापान में एंड 73% देखा गया इंडिया में। वेयरएस ये आपका लोअर था चाइना साउथ कोरिया में, ठीक है। चाइना में कितना था 64% एंड साउथ कोरिया में 58% देखा गया है। वेयरएस इन इंडिया, चाइना एंड साउथ कोरिया 80 to 90% ऑफ रिटायरमेंट फाइनेंसेस कम फ्रॉम द प्राइवेट इनकम्स एंड असेट्स,
ठीक है। नेक्स्ट है द रिपोर्ट नोट्स दैट फ्रॉम 2022 टू 2050 जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट एज 60 इट इज फोरकास्टेड टू इंक्रीज बाय 3.7 ईयर्स फॉर वुमेन एंड 4.1 ईयर ये आपके इंक्रीज होगी मेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ओल्डर वुमेन इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सी highest life expectancy increase 6.4 years which is followed by Kazakhstan, Georgia, Hong Kong, China at a 4.6 years, ठीक है। अगर हम ओल्डर मैन की बात करें तो अर्मेनिया जो है इसने टॉप किया है, अर्मेनिया विल टॉप एट दी 6.1 ईयर्स फॉलोड बाय दी इंडिया एंड जॉर्जिया, ठीक है। इंडिया में 5.7% है और जॉर्जिया में 5.2 ईयर्स है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है जो एवरेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है फॉर द पीपल एज 65 एंड ओवर was 32.0% for men and 15.2% for women. Clear है? Now next question है the Organization for Economic Cooperation and Development that is OECD has raised India's GDP growth to -% for financial year 2025. ठीक है, तो कितना परसेंट यहाँ पे इन्होंने जो है इंक्रीज किया है, तो 40 बेसिस पॉइंट जो है इन्होंने इंक्रीज किया है, ठीक है। अर्लियर इट वाज 6.2%, अब ये 40 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होकर 6.6% हो गया है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ ग्लोबल जीडीपी इन्होंने कितना प्रोजेक्ट किया है, 3.1% फॉर 2024 एंड 3.2% फॉर 2025। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लें तो सेक्रेटरी जनरल कौन है, OECD के, इनका नाम है मैथियास कॉर्मन और हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका पेरिस फ्रांस में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मेंबर ऑफ अ वर्ल्ड बैंक ग्रुप गॉट अप्रूवल फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एक्वायर नैपिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है जिसे अप्रूवल दिया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक्वायर करने के लिए नैपिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को, तो ये आपका मेंबर है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। क्या नाम है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फाइन। अब आईएफसी की बात हो रही है तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है मुख्तार दियोब। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है और इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी 1956 में। नेक्स्ट है एज पर द UNCTAD's Q4 report for 2023, India's service export increased by -% to 345 बिलियन $US इन 2023। तो कितना परसेंट यहाँ पे इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, तो ये इंक्रीज हुआ है 11.4% से, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें चाइना की, तो चाइना का सर्विस एक्सपोर्ट जो है ये कम हुआ है 10.1% से विच इज 381 बिलियन $US इन 2023। फिर भी यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, इसके बावजूद चाइना जो है ये टॉप परफॉर्मर रहा है आपका अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ अ सर्विस एक्सपोर्ट एंड इट इज फॉलोड बाय द इंडिया, ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है इसके सेक्रेटरी जनरल है रेबिका ग्रिस्पिन, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और मेंबर नेशन कितने हैं 195 एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1964 में। अब बाकी डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड सर्विस एक्सपोर्ट जो है ये आपका इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 8.9% से टू 7.9 ट्रिलियन $US इन 2023, ठीक है। वेयरएस अगर Q4 की बात करें 2023 की तो ये आपका 8.0% जो है इंक्रीज हुआ है। फाइन। अब यूएसए की बात करें, यूएसए आपका टॉप परफॉर्मिंग कंट्री रहा है डेवलप्ड इकोनॉमी में विद द बिगेस्ट सर्विस एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड एट 999 बिलियन $US विच इज फॉलोड बाय यूके एट 584 बिलियन $US एंड देन जर्मनी आपका थर्ड नंबर पे आता है विद 440 बिलियन, ठीक है, बिलियन $US। नाउ मेजर सर्विसेज एक्सपोर्टर्स की बात करें डेवलपिंग इकोनॉमीज में तो ये आपका सबसे पहले नंबर पर चाइना आता है, देन इंडिया, सिंगापुर, टर्की, हांगकांग, थाईलैंड एंड ताइवान, ठीक है। अब ऐसे सेक्टर्स जिसने इंडिया की ग्रोथ में, इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ में जो है योगदान दिया है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे ट्रैवल हो गया, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। इंडिया सर्विस इंपोर्ट जो है ये आपका डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है 0.4% से टू 248 बिलियन $US इन 2023, ठीक है। एंड यूएसए ने जो है टॉप किया है लीडिंग इंपोर्टर्स अमंग द डेवलप्ड इकोनॉमीज विद द 719 बिलियन $US। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR इन्होंने लॉन्च किया है UNHCR क्लाइमेट रेसिलेंट फंड एम टू रेज $100 million by dash for boosting protections for the refugees and displaced communities threatened by the climate change।
तो यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है, इनका एम क्या है कि इन्हें $100 बिलियन फंड जो है वो रेज करना है बाय 2025। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। 2025 तक इन्हें $100 मिलियन रेज करना है। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके हाई कमिश्नर है आपके फिलिपो ग्रैंडी। स्टैब्लिश किया गया था 1950 में एंड इसका हेडक्वार्टर आपका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अलायंस ऑफ अ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन हैज साइंड एन MOU विद व्हिच IITs टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कि अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने IIT गुवाहाटी का जो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर है उसके साथ कोलैबोरेशन किया है, और ये जो कोलैबोरेशन है ये आपका 2 साल का रहेगा। ठीक है, 2 ईयर MOU ये है, जिसका मेन नेम है स्ट्रेंथन करना स्टार्टअप इकोसिस्टम बाय फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन बिटवीन ADIF's नेटवर्क ऑफ स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड IIT गुवाहाटी सोर्स ऑफ इनोवेटर्स, फैकल्टी एंड इंक्यूबेशन फैसिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। Next question है, recently in April, the RBI laid out the framework for voluntary transition of a small finance bank to universal bank. Which of the following option is incorrect with respect to RBI's prescribed eligibility criteria for conversion of a small finance bank into a universal bank? ठीक है, तो आपको incorrect statement यहाँ से find out करना है। पहला statement क्या है, जो small finance bank है they should have a minimum net worth of ₹1,000 crore as at the end of the previous quarter. Next है, bank should meet the prescribed capital to risk weighted asset ratio, that is CRAR requirement of a 15% of a small finance bank. Next है, interested small finance bank should have a scheduled status with a satisfactory track record of performance for a minimum period of 5 years. Next is, shares of a bank should have been listed on a recognized stock exchange. And next statement है, स्मॉल फाइनेंस बैंक शुड हैव अ नेट प्रॉफिट इन द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे आपको दी गई थी, जिसमें से आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनको नेट प्रॉफिट अपना दिखाना है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और आपका क्राइटेरिया है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है दे शुड हैव अ ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट GNPA एंड नेट परफॉर्मिंग asset, that is NNPA, of a less than or equal to 3% and 1% respectively in the last 2 financial year। ठीक है, तो GNPA जो है आपका मोर देन या लेस देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए 3%, whereas नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपका होना चाहिए 1%। ठीक है, इसके अलावा बाकी कंडीशंस देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की जो है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है एलिजिबल स्मॉल फाइनेंस बैंक की कि इनके पास आइडेंटिफाइड प्रमोटर होना चाहिए। अगर आप प्रमोटर है भी तो वो एज अ प्रमोटर कंटिन्यू कर सकता है जब कन्वर्जन होगा यूनिवर्सल बैंक में या ट्रांजिशन होगा यूनिवर्सल बैंक में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो एलिजिबल स्मॉल फाइनेंस बैंक है बाय ट्रांजिशनिंग टू यूनिवर्सल बैंक इज नॉट परमिटेड फॉर एडिशन ऑफ एनी न्यू प्रमोटर और चेंज इन अ प्रमोटर। ठीक है, ये क्लियर है, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देयर इज no new mandatory lock-in requirement of a minimum shareholding for existing promoter। तो जो existing promoter है इनके लिए कोई mandatory lock-in requirement नहीं होनी चाहिए of a minimum shareholding। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो एलिजिबल स्मॉल फाइनेंस बैंक है which have diversified loan portfolio will be preferred। नेक्स्ट इज, there shall be no change to the promoter shareholding dilution plan already approved by the RBI। क्लियर है। अब करंट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन से हैं इंडिया में, क्वेश्चन बन सकता है कि कितने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फिर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF सूर्योदय, उत्कर्ष, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक, यूनिटी, उज्जैन और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपका होता था जो मर्ज हो गया है आपका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, name the organization that has notified a framework for category 1 and category 2 alternative investment funds in the infrastructure sector to raise debt by pledging the equity of their investee company। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जो ये फ्रेमवर्क है इसको नोटिफाई किया था, इसको रिलीज किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी ने इसे रिलीज किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पॉइंट्स है आपके वो देख लेते हैं। जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं,
अगर इन्होंने ऑनबोर्ड नहीं किया इन्वेस्टर्स 25 अप्रैल 2024 से, इन दैट केस they can create encumbrances on investee company equity for borrowing purposes, but they must disclose this in their PPMs and detail associated risk. तो इन्हें ये सब मेंशन करना पड़ेगा इनके प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम्स में, जो बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें बेसिक डिटेल होती है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एनी एनकम्बरेंसेस ऑलरेडी मेड बाय दीज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स before 25th April 2024 on investee companies securities for borrowing can continue if they were disclosed in the private placement memorandums, ठीक है। अगर ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट है सेबी ने नोटिफाई किया है डैश टू पे रेगुलेटरी फीस बेस्ड ऑन अ नेशनल वैल्यू रादर देन द प्रीमियम वैल्यू फॉर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इनमें से कौन सा आपका स्टॉक एक्सचेंज है जिसे ये सब चीज़ें नोटिफाई की है सेबी ने? तो ये आपका स्टॉक एक्सचेंज है BSE, जिसे जो पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जो हैं वो देख लेते हैं। जैसे सेबी ने इंस्ट्रक्ट किया है BSE को to pay a differential regulatory fee for the past periods with the applicable interest of 5% per annum, ठीक है, on the amount remaining unpaid या belatedly paid और short paid for every month of delay, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए इन्हें डिफरेंशियल रेगुलेटरी फी जो है वो पे करनी होगी, ऐसा सेबी ने कहा है। फिर सेबी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है रेगुलेटरी फी ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस अंडर दी सेबी रेगुलेशन 2006 के तहत, फाइन। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो BSE के चेयरमैन है आपके प्रमोद अग्रवाल, इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसके MD and CEO कौन है? इनका नाम है सुंदरामन राममूर्ति। सेबी की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है मदाबी पूरीवज, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, एंड 1992 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, क्लियर है। नेक्स्ट है इन अप्रैल 2024 डैश ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड $23.6 billion from its own resources in 2023, including $9.8 billion for climate action to help Asia and Pacific progress on sustainable development. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 2023 में कमिट किया है $23.6 billion, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। नाउ अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे एडिशनल $16.4 billion भी रेज किए थे को फाइनेंसिंग थ्रू इट्स पार्टनरशिप्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स, फाइन। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मासात्सुगु ओसाकावा, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका मनीला फिलीपींस में, ठीक है, मैंडलियोंग सिटी मनीला फिलीपींस। इसका मेंबर नेशन आपके कितने हैं? 68 हैं, और 1966 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Now next question है which life insurance company has joined hands with a Peerless Financial Product Distribution Limited for distribution of the life insurance products to its customer? तो ये कंपनी का नाम है आपका HDFC Life Insurance Company Limited। आंसर इज ऑप्शन नंबर A। इस कंपनी ने Peerless Financial Product Distribution के साथ कोलैबोरेशन किया है या पार्टनरशिप की है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पार्टनरशिप के थ्रू जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं वहाँ पे ये अपनी रीच बढ़ाएगी HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, अक्रॉस 42 लोकेशन ऑफ अ Peerless Financial Product Distribution Limited, क्लियर है। नाउ HDFC लाइफ की बात करें, इसके MD and CEO है विभा बदलकर, इसकी टैगलाइन क्या है? इट इज सर उठा के जियो, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, MD and CEO है जो HDFC लाइफ की, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATC Telecom Infrastructure Private Limited sold its entire -% stake in Vodafone Idea for ₹1,840 करोड़। तो आंसर आपका हो जाएगा ये कितना स्टेक थे इनके? 2.8% के स्टेक थे, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर A। Now next क्वेश्चन है recently in April the RBI has directed which fintech firm to stop issuance and operation of its प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट या वॉलेट एंड रिफंड द बैलेंसेस। तो इनमें से कौन सी फिनटेक फर्म है जिसे आरबीआई ने बैन किया है कि अभी वो सस्पेंशन किया है बेसिकली कि ये ऑपरेशंस अपने बंद कर देगी ऑफ इट्स प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज टॉक चार्ज, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर B। अब यहाँ पे इन्हें बैन क्यों किया गया है? क्योंकि जो ये PPI है इनको इशू करने से पहले इनको अप्रूवल लगता है आरबीआई का, और वही चीज़ उन्होंने नहीं की, इस वजह से इनको यहाँ पे बैन किया गया है या इनके ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं एज पर दी आरबीआई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है नेम द कंपनी दैट हैज सिक्योर्ड 60.5 बिलियन ग्रीन लोन, फिर 60.5 बिलियन जापानीज येन ग्रीन लोन फ्रॉम SACE जो इटालियन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है,
ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्हें ये ग्रीन लोन जो है वो रिसीव हुआ है, उन्होंने रिसीव किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज REC लिमिटेड। ठीक है, और पहली बार ऐसा देखा गया है इन दोनों फर्म के बीच में जो है यहाँ पे ग्रीन लोन का अप्रूवल हुआ है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं REC लिमिटेड की। तो इसके करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है विवेक कुमार देवंगन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, एंड इसे 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च एन ऑफलाइन UPI बेस्ड स्कैन एंड पे सर्विस फॉर देयर यूजर? तो यहाँ पे इस सर्विसेज को लॉन्च किया है क्रेड ने। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्रेड के बारे में बात करें तो रिसेंटली क्रेड को जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था RBI से, किस चीज के लिए? टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, नाउ अब क्रेड की बात करें तो हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2018। और इसके फाउंडर कौन है? इनका नाम है कुणाल शाह। ठीक है, now next question है, which bank recently in April signed a 5-year agreement with the HCL Software to digitally transform its customer engagement by utilizing the HCL Unica platform? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने 5 साल का अग्रीमेंट साइन किया है HCL सॉफ्टवेयर के साथ? ठीक है, HCL सॉफ्टवेयर जो है ये सॉफ्टवेयर बिजनेस यूनिट है HCL टेक की। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। कौन सा बैंक है? इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI ने जो है कोलैबोरेशन किया है, यहाँ पे MOU साइन किया है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो HCL यूनिका है, जो ये प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है एडवांस कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म। ठीक है, AI कैपेबिलिटीज इसमें है, कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन जो मैनेजमेंट टूल्स हैं वो इसमें है। ठीक है, जो बेसिकली लिवरेज करेगा रियल टाइम डेटा को टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव SBI's एबिलिटी टू एंगेज देयर कस्टमर्स। फाइन, अब ये जो फैसिलिटीज हैं ये हेल्प कैसे करेंगी? ये फैसिलिटेट करेंगे कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी चैनल डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स को और एनहांस करेंगी कस्टमर एंगेजमेंट को। ठीक है, तो ये इस तरह से मदद करेंगी SBI की। ठीक है, नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है दिनेश कुमार खरा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और 1955 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसे स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, now next question है, in April 2024 the National Institute of Public Finance and Policy, that is NIPFP, projected India's GDP growth at -% for financial year 2025। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कितना GDP ग्रोथ यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट किया गया है? तो इट इज 7.1, बिटवीन 7.1 to 7.4। क्लियर है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसके अलावा ये जो बेसिकली प्रोजेक्शन दिया गया था, ये दिया गया था फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो ईयर एंड माइक्रो इकोनॉमिक रिव्यू था उसमें दिया गया था। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें मेंशन किए गए थे, दैट इज कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में स्टेट्स ने एक्सपीरियंस किया है रॉबस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ। किस वजह से? ड्यू टू सब्सटैंशियल ट्रांसफर फ्रॉम द सेंटर। हाउएवर सेंट्रल ट्रांसफर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ट्रांसफर किए थे, यहाँ पे नेग्लिजिबल ग्रोथ यहाँ पे देखी गई थी, विच इज ऑफ 0.7%। ठीक है, अब यहाँ पे 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये डिक्लाइन हुई है, जैसे केरला हो गया, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ पे ये परसेंटेज कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, नाउ NIPFP की बात करें तो इसके चेयरमैन है डॉक्टर उर्जित पटेल। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, एंड इसे 1976 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2024 द सेंटर हैज स्टार्टेड अ पोर्टल फॉर पेंशनर्स इन कोलैबोरेशन विद व्हिच बैंक? तो कौन से बैंक के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर है, इन्होंने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन किया गया है, द पेंशनर्स ऑफ अ बैंक ऑफ इंडिया विल हैव वन स्टॉप सर्विसेज, जिसमें आपको पेंशन स्लिप, स्टेटस ऑफ सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट, ड्यू एंड ड्रॉन स्टेटमेंट या फॉर्म 16, ये सब सुविधाएं यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, इस पोर्टल के थ्रू। नाउ विद दिस लॉन्च द टोटल 5 बैंक स्टैंड इंटीग्रेटेड टू प्रोवाइड सर्विसेज फ्रॉम अ सिंगल विंडो। कौन कौन से बैंक आ जाते हैं आपका? एक तो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। ठीक है, एंड 5वां हो गया आपका बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने इंटीग्रेशन किया है किसके साथ? भविष्य पोर्टल के साथ। क्लियर है? नाउ बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है रजनीश कर्नाटक। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। 1906 में इसकी शुरुआत की गई थी। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1906 एंड इट्स टैगलाइन इज रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। क्लियर है?
नाउ नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज असाइन द ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर दैट इज AEO स्टेटस टू अ जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने यहाँ पे असाइन किया है AEO स्टेटस जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर ऑफ इंडिया? तो आंसर इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ AEO प्रोग्राम की बात करें तो इसे जो है एज अ पायलट प्रोजेक्ट लाया गया था 2011 में बाय द कस्टम डिपार्टमेंट, जिसका मेन एम क्या था, प्रमोट करना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेविंग टाइम एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो है जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है इन्होंने एडवोकेट किया था इंडस्ट्री इंक्लूजन ऑफ अ 20 कंपनीज दैट अप्लाइड फॉर द AEO स्टेटस। अब इसमें से भी यहाँ पे जो एशियन स्टार है, ठीक है, एशियन स्टार अ लीडिंग डायमंड एंड डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर बिकेम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ AEO स्टेटस इन अ इंडियन जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। क्लियर है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।